लेकिन इसके अलावा जो 5 दिनों का सेशन बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया पार्लियामेंट के दोनों सदनों का, और उसमें 18 से 22 तक, उसके बाद अगर उसकी व्याख्या की जाए, विश्लेषण उसका किया जाए, तो उसके तुरंत बाद एक बात सामने आती है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन में फिर दूसरे दिन सुबह सरकार थोड़ा आगे बढ़ती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वन नेशन वन इलेक्शन वाली एक कमेटी, उस कमेटी का अध्यक्ष घोषित करती है। और अभी इस कार्यक्रम को जब हम शुरू करने आ रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले 8 सदस्यीय कमेटी का गठन हो जाता है। और इस 8 सदस्यीय कमेटी जो है, जो कि ये तय करेगी कि इस देश में क्या एक राष्ट्र एक चुनाव एक साथ करवाया जाए, क्या ये संभव है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। उसमें कौन कौन लोग हैं, जरा उनका नाम आपके सामने रख देता हूं। उसमें अमित शाह हैं, उसमें अधीर रंजन चौधरी हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उसमें NK सिंह साहब हैं, उसमें सुभाष कश्यप साहब हैं, जानते हैं आप लोग सुभाष कश्यप को, हरीश साल्वे साहब हैं, उसमें संजय कोठारी हैं। ये 8 लोग हैं टोटल, इंक्लूडिंग रामनाथ कोविंद साहब, अध्यक्ष महोदय के साथ साथ। लेकिन जो बातें यहां आप कह रहे हैं गर्ग साहब, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि जब चुनाव के जानकारों से, चुनाव कराने वाले लोगों से, यानी कि आयोग के लोगों से बात कीजिए, अभी पिछले दिनों बात करके ये जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उनका भी कहना था कि 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीने भी दे दें तो हम चुनाव आज की तारीख में एक साथ नहीं करवा सकते। 3 नहीं बल्कि 6 महीने भी, क्योंकि उसके लिए सारी चीजें, अभी तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव करवाने के लिए आपको 7 चरणों में चुनाव करवाना पड़ता है। तो आप एक साथ लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव आप करवाएंगे एक साथ, अभी असंभव है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जरा उसके लिए आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास, और इस बात को यहां रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ी है गर्ग साहब, कि इसमें संवैधानिक दायरे को भी हमको टटोलना होगा। संविधान किस चीज की अनुमति हमें देता है, किस चीज की नहीं देता है, कितने अमेंडमेंट्स करने होंगे, वो उसको भी समझना होगा। और इन सारी चीजों को अगर हम समझते हैं तो उसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि इन अमेंडमेंट्स के लिए कितने राज्यों को आपके साथ आना होगा। 28 राज्य हैं आज की तारीख में, इन 28 में से 14 राज्यों को आपके साथ आना होगा। प्रशांत टंडन जी, जरा इस पे अपनी बात रखिए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं गर्ग साहब से सहमत हूं और मैं भी इस बात को मानता रहा हूं, कहता रहा हूं कि, और नरेंद्र मोदी लगातार इसके संकेत भी दे रहे हैं कि जो कुछ भी होने जा रहा है इलेक्शन 2024 का, वो सामान्य नहीं होगा। याद कीजिए कि हम लोग मुंबई में इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि कपिल सिब्बल की मौजूदगी इंडिया अलायंस की बैठक में बतौर व्यक्तिगत तौर पे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो अहम क्यों थी? क्योंकि कपिल सिब्बल लगातार ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप की तरफ चल रहे हैं। अगर 2024 में वापस आ गए तो वो आखिरी चुनाव होगा। भले ही इंडिया गठबंधन के लोग औपचारिक रूप से अपने लिटरेचर में, अपने मंचों से, अपने बयानों से ये बात नहीं कह रहे हो, क्योंकि वो उनकी टैक्टिस ये है कि बीजेपी और आरएसएस उनकी बात पे रिएक्ट करे, ना कि वो बीजेपी पे रिएक्ट करे। और अब आप देखिए कि मोहन भागवत का भी उस लिस्ट में नाम जुड़ गया जो इंडिया गठबंधन से घबरा रहे जी। आरएसएस के चीफ, उन्होंने भी अब इस हवन में अपनी आहुति दे दी है, ये कहकर कि भारत का जो है, भारत कहा जाए और इंडिया ना कहा जाए। तो वो घबराहट इंडिया गठबंधन के नाम से है, और ये घबराहट दिख रही है घमंडिया या इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे, और उसी की कड़ी में ये जो विशेष सत्र बुलाया गया वो है। तो मैं भी उन लोगों में से हूं जो मान रहा हूं कि नरेंद्र मोदी
आते हुए राजनीतिक चैलेंज को देख रहे हैं, चुनौती को देख रहे हैं, और वो जो कुछ भी होने जा रहा है वो सामान्य नहीं होगा। वो आप इनकी तुलना ट्रंप से कर सकते हैं। अब उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडिया गठबंधन है, उसमें बड़े नेता हैं, 11 राज्यों के उसमें मुख्यमंत्री हैं, 6 में से 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मास लीडर्स हैं। वहाँ पे स्टालिन जैसे लोग हैं, वहाँ लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, पवार है, आप नाम गिनाते जाइए, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, तमाम लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो कि ओवरनाइट अगर ये चाह जाए तो देश में एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन कल सुबह खड़ा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा, जो जिसको कहें कि इस देश के साथ जो प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व है, वो सेफ्टी वॉल्व हमने बॉम्बे में बनते हुए और उसको एक्टिव होते हुए देख लिया है। अब सामान्य स्थिति नहीं होगी। मैं इस पे डिटेल में बातचीत हम लोग मुंबई में कल कर चुके हैं कि उसमें संवैधानिक अड़चनें क्या होंगी, वन नेशन वन इलेक्शन में, उसमें लॉजिस्टिकल दिक्कत क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 2019 के चुनाव में 16 लाख ईवीएम वीवीपैट के साथ डिप्लॉय हुई थी। ये नई ईवीएम थी क्योंकि वीवीपैट के साथ अटैच थी। अगर आप विधानसभा के चुनाव भी कराएंगे ऐसा साथ में अगर हो सकता हो तो 32 लाख तो मोटा मोटा चाहिए होंगी जी। तो वो इलेक्शन कमीशन कहाँ से लाएगा? 2,500 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगी थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। अब विधानसभा के इलेक्शन भी साथ में होंगे तो वो डिप्लॉयमेंट कैसे होगा? हम देख रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कितने चरणों में चुनाव होते हैं, वो फोर्सेस का मूवमेंट होता है। 2014 के चुनाव में राजीव जी लोकसभा के साथ साथ कुछ राज्यों के चुनाव भी हुए थे, उड़ीसा वगैरह के, सबकी लिस्ट अभी मुझे याद नहीं आ रही है, 5-6 राज्यों के चुनाव भी हुए थे। इस बार भी है, 10 फेज में शेड्यूल्ड है। हाँ, 10 फेज में चुनाव हुए, 10 चरणों में। तो आप मतलब ये चुनाव कितने समय तक चलाना चाहते हैं? कैसे होगा? क्या केंद्र सरकार ये मानेगी कि आर्टिकल 356 यानी किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और उसकी विधानसभा भंग करने का जो अधिकार केंद्र के पास है, संसद के पास है, उसको खत्म कर दे? क्योंकि इसको बिना खत्म किए आप कैसे शेड्यूल को मिलाओगे? अब मोदी साहब की एक आदत है कि वो कोई ना कोई एक नया शिगुफा छेड़ते हैं, फैसला पहले करते हैं, सोचते बाद में। नोटबंदी का याद कीजिए आप, नोटबंदी आ गई, ये कहा गया कि जी फेक करेंसी की वजह से, फिर अगले दिन आ गया कि फेक करेंसी तो केवल 300 करोड़ रुपए की है, फिर कहा गया डिजिटल इकोनॉमी के लिए, फिर कहा गया काले धन के लिए, फिर कहा गया आतंकवाद के लिए को रोकने के लिए। यानी 70 बहाने बनाए कि क्यों नोटबंदी की। तो अब वो फैसला पहले करते हैं और उसके बारे में सोचते बाद में है। इमीडिएट जो क्राइसिस का इन्होंने सोल्यूशन देखा कि इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, तो हेडलाइन चुरा लो अखबारों से। तो हेडलाइन की चोरी में इन्होंने नया एक शिगुफा ले आए स्पेशल सेशन का। अब सोच बाद में रहे कि उसमें क्या करें। कोई एक पुरानी कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है, इलेक्शन कमीशन की, लॉ कमीशन की। लॉ कमीशन तमाम बातों पे पीरियडिकली अपनी राय देता रहता है। वही विवेक देबरॉय की नीति आयोग में रिपोर्ट है, जो विवेक देबरॉय अभी संविधान को, नया संविधान की बात करने को आर्टिकल लिख चुके हैं। उनकी राय में भी जो संविधान के संशोधन होंगे, आर्टिकल 172, 174, तो तमाम सारे जो आर्टिकल हैं जो कि विधानसभा के सेशन को, लोकसभा के सेशन को
निर्धारित करने वाले जो आर्टिकल हैं उनको बदले जाएंगे, देश का फेडरल स्ट्रक्चर बदला जाएगा, तो कम से कम 14 विधानसभाओं से आप रेटिफिकेशन लेंगे। डिटेल बात हम लोग कल कर चुके हैं। मैं इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पे जा रहा हूं कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा। मोदी जी को एक तो लालच ये है कि राज्य और केंद्र के इश्यूज गड्ढमड्ढ हो जाएं, और उनको कोई एक स्टडी मिल गई है किसी थिंक टैंक की कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा में जो पार्टी आगे रहती है उसको विधानसभा के में भी समर्थन मिलता है। ये ऐसे थोड़े थोड़े केस स्टडीज हैं, उड़ीसा के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के, ऐसे ऐसे कुछ स्टेट केस स्टडीज हैं। कोई राष्ट्रीय स्तर पे इसका केस स्टडी नहीं है। जब पहली बार इलेक्शन हुए थे, यानी शुरू के 2 इलेक्शन हुए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उस वक्त इतनी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी। 6 बार तो राजीव जी मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं इस देश में। तो कल अगर किसी सरकार को 140 करोड़ कल भी नहीं थी, बिल्कुल, और इतनी पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं थी। हमारे पास बहुत डाइवर्स पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल, और ये इवॉल्व हुआ है देश की जरूरतों के साथ। तो उसको कैसे हम खत्म कर देंगे? एक दूसरी बात राजीव जी की, ये फैसला क्षेत्रीय दलों के, छोटे दलों के खिलाफ जाएगा। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा इससे, बीजेपी फायदे में रहेगी। हम तो इस चीज को टोटली खारिज कर ही चुके हैं, कर ही रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ जो श्रवण गर्ग साहब कह रहे हैं, क्या इलेक्शन होगा? सवाल ये है, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, ये पूछना चाहता हूं। ये सारे संकेत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी पैनिक में हैं, और पैनिक में वो इस तरीके के फैसले भी कर सकते हैं, इसके आगे जाके भी कोई फैसले कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेकर उन्होंने कानून पास कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया उसमें से, कमेटी में से, अपॉइंटमेंट कमेटी में से। ये जो फैसले अलोकतांत्रिक फैसले हैं, जो इस देश में इवॉल्व हुई चीजें, अब ऐसे ही वो वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा लेकर आ गए। तो ये जो तरीका है इनका, ये इशारा कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत पैनिक में है। और इस बात की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं कि मोदी साहब का क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो वो इनकम टैक्स की टीम भेज देते हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट हमेशा अच्छा नहीं होता है। सुब्रमण्यम स्वामी को लगा दिया गांधी परिवार के पीछे। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया? एक मरा हुआ अखबार को जीवित करवा दिया, नेशनल हेराल्ड को। वो क्रेडिट सुब्रमण्यम स्वामी को जाता है। कुछ लोगों को रोजगार मिल गया, अखबार बन गया, चालू हो गया, वरना चालू नहीं होता वो अखबार। मैं दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव हमारे देश में है, जो संसद से लेके सड़क तक, विधानसभा से लेके मीडिया तक अपनी लड़ाई लड़ सकता है। उसके पीछे लोग हैं, पॉपुलर लोग हैं, मासेस हैं। दूसरे की इंस्टीट्यूशन से जो इशारे मिल रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, उससे जो इशारे मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि मोदी जी कोशिश जरूर करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे। राजीव जी, कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रवि